हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। हम सिविल प्रोसीजर कोड कर रहे थे कि इस वीडियो के अंदर जो हम जानने वाले हैं वो ये जानने वाले हैं कि क्या प्लीडिंग के अंदर अभिवचन के अंदर अमेंडमेंट या अल्टरेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है, प्लीडिंग के अंदर अभिवचन के अंदर कोई बदलाव किया जा सकता है या कोई संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर मिलेगा हमें वो ऑर्डर 6 का जो रूल 17 और 18 है, ये हमें इस चीज़ का आंसर देता है। जैसे कि ऑर्डर 6 है वो प्लीडिंग के बारे में बात करता है, तो ऑर्डर 6 का जो रूल 1 है वो बताता है कि प्लीडिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। प्लीडिंग के अंदर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, मतलब कि वाद पत्र या फिर प्रतिवाद पत्र, तो दोनों ही एक तरह से उसके अंदर प्लीडिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। प्लेंट को भी हम प्लीडिंग ही कहेंगे और रिटन स्टेटमेंट को भी हम प्लीडिंग ही कहेंगे। ऑर्डर 17 और 18 जो है ये इसी अमेंडमेंट से रिलेटेड बात करता है कि अगर प्लीडिंग के अंदर मतलब कि कोई प्लेंटिफ है, कोई वादी है, वो अपने प्लेंट के अंदर मतलब कि वाद पत्र के अंदर कोई अमेंडमेंट संशोधन करना चाह रहा है या कोई अल्टरेशन को चेंज करना चाह रहा है। दूसरे तरफ देखें कि कोई डिफेंडेंट अगर अपने रिटन स्टेटमेंट के अंदर मतलब कि प्रतिवादी अपने प्रतिवाद पत्र के अंदर किसी तरह से कोई अल्टरेशन या कोई अमेंडमेंट करना चाह रहा है, वो ऑर्डर 6 का रूल 17 और 18 के अंदर अमेंडमेंट करेगा। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ये आता है कि आखिर अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जो हमने ऑर्डर 6 के और ऊपर पहले वाले रूल पढ़े हैं 1 से लेकर 16 तक, वो सभी रूल ये बताते हैं, उन सभी रूलों में हमने देखा कि कोई बताता है कि प्लीडिंग आप तैयार करते समय इन पर्टिकुलर्स का होना ज़रूरी है, या प्लीडिंग आप जब तैयार करेंगे तो आप उसमें मटेरियल फैक्ट्स मेंशन करेंगे या ये चीज़ मेंशन करेंगे, ये करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो पूरे सब चीज़ ये सारे रूल यही बता रहे हैं। पार्टीज़ के द्वारा जो भी मटेरियल फैक्ट्स, जो भी नेसेसरी पर्टिकुलर्स हैं जो कि प्लीडिंग के अंदर मेंशन किए जाते हैं, उन्हीं के बिहाफ पर कोर्ट जो है डिसीजन देती है। अलग से कोई ग्राउंड कोर्ट नहीं लेती, सिर्फ उन्हीं ग्राउंड पर जो कि प्लीडिंग के अंदर मेंशन है उन्हीं पर डिसीजन लिया जाता है कोर्ट के द्वारा। कभी कभी क्या लगता है कि पार्टी को क्या लगता है कि उसको अपनी प्लीडिंग के अंदर अमेंडमेंट करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर सपोज़ करिए कोई चाहे प्लेंटिफ हो या चाहे डिफेंडेंट हो, उसको कोई फ्रेश इंफॉर्मेशन हाथ लग गई, ऐसा फैक्ट उसको पता चल गया जो कि उसको पहले नहीं पता था, जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उसके हाथ लग गया जो कि उसको पता नहीं था कि ये एग्जिस्टेंस में है, इसका अस्तित्व है इस डॉक्यूमेंट का, या फिर इंटेरोगेटरीज के द्वारा कोई ऐसा आंसर का क्वेश्चन का आंसर उसको मिला, प्राप्त हुआ, जिसके हिसाब से उसको लगा उसको अपनी प्लीडिंग के अंदर अमेंडमेंट या अल्टरेशन करनी चाहिए। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए। उस केस में जो पार्टीज़ हैं वो अपनी प्लीडिंग के अंदर अमेंडमेंट या अल्टरेशन के लिए एप्लीकेशन लिख सकती हैं, कोर्ट को दे सकती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिल गया कि हु में अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है प्लीडिंग में अल्टरेशन के लिए। तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, प्लेंटिफ अपने प्लेंट के अंदर और डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट के अंदर। अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं और एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं, एक से ज़्यादा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अपनी प्लीडिंग के अंदर अल्टरेशन या अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल वो कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन दे सकते हैं अमेंडमेंट की। यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिसीजन किसका होगा, मतलब इसका मतलब है कि डिसीजन जो होगा वो कोर्ट का होगा। अब आप रूल 17 देखिए, रूल 17 ये कहता है कोर्ट किसी भी टाइम पर, मतलब कि इसमें लिखा हुआ है एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, के प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर पार्टीज के द्वारा अगर कोई एप्लीकेशन दी जा रही है उसकी प्लीडिंग में अमेंडमेंट के लिए या अल्टरेशन के लिए, और कोर्ट को लगता है कि ये अलाउ करनी चाहिए, तो कोर्ट जो है उस अमेंडमेंट की उस एप्लीकेशन को अलाउ कर सकती है किसी भी टर्म पर जो भी उसको लगे कि न्याय हित में ये ठीक है। किसी भी टर्म, कोई भी टर्म एंड कंडीशन वो लगा सकती है, उसको इम्पोज करके टर्म को वो उस पार्टी की उस अमेंडमेंट की एप्लीकेशन को कोर्ट अलाउ कर सकती है किसी भी स्टेज पर प्रोसीडिंग की। में देखिए, एंड all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the party। दूसरी कंडीशन ये है, साथ में आप इसके साथ ये भी पढ़ेंगे क्योंकि ये ऐड है, एंड लिखा हुआ है यहाँ पे और नहीं लिखा हुआ है।
अगर कोर्ट को ये लगता है कि वो अमेंडमेंट ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, कि उन दोनों पार्टीज़ के बीच में जिनमें डिस्प्यूट चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, उनके बीच में एक्चुअल में रियल में क्या डिस्प्यूट है उसको डिटरमाइन करने में ये हेल्प मिलेगी, तो कोर्ट जो है अलाउ करेगी उस एप्लीकेशन को अमेंडमेंट की ऑन सच टर्म एज मे बी जस्ट, जो उसको न्याय हित में ठीक लगे उन टर्म एंड कंडीशन पर। क्लियर एक्ट की जो लैंग्वेज है उसमें देखिए हम 3 पॉइंट इसमें से बनाएंगे। पहला जो बनाएंगे एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, दूसरा बनाएंगे ऑन सच टर्म एज मे बी जस्ट, और तीसरा बनाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन इन कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टी। तीनों को हम बहुत ही ब्रीफ में अलग अलग करके समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अमेंडमेंट जो है किसी भी पहले पॉइंट की बात करते हैं सबसे पहले एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, कि अमेंडमेंट जो है पार्टीज़ के द्वारा किसी भी स्टेज पर की जा सकती है, प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर की जा सकती है। मतलब अमेंडमेंट की जो एप्लीकेशन है वो किसी भी लिमिटेशन एक्ट जो लॉ है उससे किसी तरह से बाधित नहीं है या वो उससे गवर्न नहीं कर होती। आप कभी भी अपनी प्लीडिंग के अंदर अगर अमेंडमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रायल से पहले, ट्रायल के टाइम पर, ट्रायल के बाद, फर्स्ट अपील डाल रहे हैं तब, सेकंड अपील डाल रहे हैं तब, रिवीजन के टाइम पर, सुप्रीम कोर्ट के अप्लाई कर रहे हैं तब, कोई इवन जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है उनमें भी, तब भी आप प्लीडिंग में अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। पॉइंट था ऑन सच टर्म एज मे बी जस्ट, एक तरह से जो कोर्ट है उसकी डिस्क्रेशन पावर बता रहा है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर वो उसकी एप्लीकेशन को अलाउ कर रही है तो कोर्ट जो है एप्लीकेशन को अलाउ करते समय, ग्रांट करते समय कोई भी कंडीशन जो उसको ठीक लगता है कि न्याय हित में ये ठीक है, वो कंडीशन उस पर लगा सकती है। जनरली तौर पे क्या होता है कि जो कोर्ट है वो मोस्टली एक कॉस्ट ही इम्पोज करती है, मतलब कि जिस पार्टी ने एप्लीकेशन दी है अमेंडमेंट की उस पर कोई कॉस्ट लगा देगी कि वो दूसरी पार्टी को, अपोजिट पार्टी को इतने रुपीस, जो भी कॉस्ट कोर्ट के द्वारा जो भी कॉस्ट खोली जाए वो अमाउंट देना पड़ेगा उसको, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जो भी मतलब कि कोर्ट को लगे। तीसरी जो चीज़ हमने बात करी थी, तीसरी बात हमने करी थी फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। कोर्ट जब उस एप्लीकेशन को अलाउ करेगी या डिसअलाउ करेगी तो उसको अलाउ या डिसअलाउ करते समय कोर्ट ये चीज़ देखेगी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन दी गई है पार्टी के द्वारा, क्या उसके अमेंडमेंट होने से जो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है, कंट्रोवर्सी चली आ रही है, उनमें रियल डिस्प्यूट को डिटरमाइन करने में या कंट्रोवर्सी को डिटरमाइन करने में हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी। अमेंडमेंट का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ ये है ताकि जो कोर्ट को एक्चुअल में जो डिस्प्यूट है, पार्टीज़ के बीच में कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में पता चल पाए, कोर्ट उस एप्लीकेशन को अलाउ करेगी। तो कोर्ट ये तो ध्यान करेगी कि इससे जो एक्चुअल में रियल क्वेश्चन है कंट्रोवर्सी का पार्टीज़ के बीच में वो डिटरमाइन हो रहा है नहीं हो रहा है। साथ में ये चीज़ भी ध्यान रखेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी एप्लीकेशन, अमेंडमेंट की एप्लीकेशन अलाउ करने से जो अपोजिट पार्टी है, दूसरी पार्टी है, उसके साथ किसी तरह का इनजस्टिस, अन्याय तो नहीं हो रहा है, ऐसा लॉस हो रहा है, उस कहीं ऐसा लॉस तो नहीं हो रहा है जो कि इररिकवरेबल है। चीज़ का भी कोर्ट जो है ध्यान रखेगी। रूल 17 का प्रोवाइजो की अगर बात करें तो रूल 17 का प्रोवाइजो ये कहता है कि कोर्ट अगर कोई एप्लीकेशन दी जा रही है पार्टी के द्वारा अमेंडमेंट के लिए प्लीडिंग में, तो कोर्ट अगर ट्रायल स्टार्ट हो चुका है तो ट्रायल स्टार्ट होने के बाद उस एप्लीकेशन को, अमेंडमेंट की उस एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करेगी। एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद अमेंडमेंट की एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करेगी। अगर आगे देखें इसमें लिखा हुआ अनलेस, अगर कोर्ट जो है इस कंक्लूजन पे पहुंचती है पार्टी इस मैटर को पहले रेज नहीं कर सकती थी, ट्रायल स्टार्ट होने से पहले इस मैटर को जो पार्टी है वो रेज नहीं कर सकती थी, अमेंडमेंट नहीं कर सकती थी, उस केस में पार्टी ट्रायल के बाद भी अमेंडमेंट की उस एप्लीकेशन को अलाउ कर देगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट उसको ऐसे मिल गया जिसके एग्जिस्टेंस के बारे में उसको पता ही नहीं था और वो बाद में उसको मिल गया हो, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मिल रहा है, या इंट्रोगेटरीज़ के द्वारा कोई क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है पार्टीज़ के द्वारा वो ऐसा फैक्ट है जो कि उसे पहले मालूम नहीं था, बाद में पता चला है, या कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई भी चीज़ ऐसी मिल गई जो कि उसको बाद में मिली है और वो बहुत ज़रूरी है पार्टीज़ हैं उनके बीच में जो डिस्प्यूट है उसको डिटरमाइन करने के लिए, तो कोर्ट उस केस में उसके ट्रायल स्टार्ट होने के बाद भी
जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोर्ट ट्रायल के बाद भी, ट्रायल के टाइम पर ही नहीं, ट्रायल के बाद भी जो है अमेंडमेंट की एप्लीकेशन जो है अलाउ कर सकती है। इवन फर्स्ट अपील पर, सेकंड अपील पर, रिवीजन पर भी अलाउ कर सकती है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पर भी अलाउ कर सकती है कोर्ट। अब बात करते हैं रूल 18 की, कि जब कोर्ट ने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन अलाउ करी तो कोर्ट दो चीज़ करेगी, या तो उस पार्टी को टाइम देगी कि इतने टाइम के अंदर आपको अपने प्लेंट के अंदर या फिर रिटन स्टेटमेंट के अंदर अमेंडमेंट करना है या एल्ट्रेशन करना है। वो चीज़ कोर्ट जो है अपने ऑर्डर में खोलेगी, मेंशन खोलेगी टाइम पीरियड। या फिर दूसरा ये होगा कि वो सिर्फ ये कहेगी कि आपको एल्ट्रेशन कर लेना है, मतलब कि वो ऑर्डर के अंदर टाइम पीरियड नहीं ओपन करेगी। तो उस केस में अगर टाइम पीरियड कोर्ट ने मेंशन किया है कि इतने टाइम के अंदर आपको अमेंडमेंट करना है, तो उतने टाइम के अंदर अमेंडमेंट करना है पार्टी को। अगर कोर्ट ने कोई टाइम लिमिट नहीं दी तो उस केस में 14 डेज़ के अंदर अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जहाँ पर कोर्ट अमेंडमेंट की कोई टाइम पीरियड नहीं देती है, टाइम लिमिट नहीं बताती है, वहाँ पर 14 दिन माना जाएगा, 14 डेज़ माना जाएगा। 14 डेज़ के अंदर पार्टी को अमेंडमेंट करना पड़ेगा अपनी प्लीडिंग के अंदर। कोर्ट के द्वारा जो पीरियड दिया गया है, चाहे 14 डेज़ हो, चाहे टाइम लिमिट जो बताई गई है कोर्ट के द्वारा, अगर वो एक्सपायर हो जाता है, उस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद कोर्ट उस पार्टी को अमेंडमेंट करने की प्लीडिंग के अंदर परमिशन नहीं करेगी, परमिट नहीं करेगी। कि इसके भी एक प्रोवाइज़ो है ऑर्डर 18 का, ऑर्डर 6 का, रूल 18 का, कि प्रोवाइज़ो ये है कि कोर्ट अगर चाहे, कोर्ट के पास जो है डिस्क्रिशन पावर है, कोर्ट चाहे उसके बाद भी, टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी टाइम को एक्सटेंड कर सकती है। तो आप सेक्शन 148 का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और सेक्शन 151 का। पर सेक्शन 148 जो है वो सिर्फ उस वाली कंडीशन पर अप्लाई होगा जहां पर कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर जो टाइम है वो खोला है कि इतने टाइम के अंदर आपको अमेंडमेंट करना है। जो सेक्शन 148 है उसके अंदर आपको 30 दिन, 30 डेज़ और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इनसे मतलब कि ज़्यादा के लिए टाइम नहीं दे सकती सेक्शन 148 के अंदर कोर्ट। सेक्शन 148 जो है वो उन पर अप्लाई नहीं होता अगर कोड के अंदर, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर किसी प्रोविज़न में कोई टाइम लिमिट मेंशन की गई है, ऑलरेडी दी गई है, उस पर सेक्शन 148 जो है अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 148 सिर्फ उन पर अप्लाई होता है जहां पर कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पावर से कोई टाइम बताती है, देती है, वहां पर जो सेक्शन 148 अप्लाई होता है। तो सेक्शन 148 के बेनिफिट से जो कोर्ट है वो 30 दिन का टाइम, 30 दिन तक और एक्सटेंड कर सकती है टाइम को। दूसरा मैंने आपको बताया सेक्शन 151। तो सेक्शन 151 है वो दोनों पर ही अप्लाई होगा, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशन में, चाहे कोर्ट ने टाइम खोला हो या ना खोला हो। वहाँ पर सेक्शन 151 के अंदर कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे कितने भी टाइम दे, मतलब वो अलाउ कर सकती है कितने ही टाइम बाद भी उस एप्लीकेशन को। ये था अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। कि इससे रिलेटेड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको पता होना ज़रूरी है, आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि ये वीडियो अगर हम बनाएंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। तो आपने अगर ये वीडियो देखी है तो वो वीडियो भी देखिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।